नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे मैराथन क्लास 10 के माध्यम से हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी को पता है पिछले सालों के में पूछे गए प्रश्न, पिछली परीक्षाओं में जितने भी हमारे आए हुए प्रश्न हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए धीरे धीरे हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हाल फिलहाल होने वाली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो आज की क्लास में हम संपूर्ण हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए, निरंतर अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हम देख लेते हैं। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग करने वाले जो लेखक हुए वे है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है अपनी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन में के प्रथम अंक में इस शब्द का जो है प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का। तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहली बार जो है 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रथम अंक में को ध्यान रखना है। और एक बात और बता देना चाहती हूँ, वही मैं जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न करते हैं, किसी भी स्टेट के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी उपयोगी रहेगी। तो आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि संपूर्ण हिंदी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हर रोज़ हम जो है एक क्लास लेकर के इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा, गोपाल राय के अनुसार अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, अगर ये पूछा जाए नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ये आंसर होगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगर ये पूछ लिया जाए किसके अनुसार, यानी कि गोपाल राय के अनुसार जो है नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग कब किया गया, तो 1875 में। वैसे 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा किया गया हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रथम अंक में। अगर गोपाल राय के अनुसार पूछा जाए तो कब किया गया, तो ध्यान रखना 1875 में। इस प्रकार से हर एक बिंदुओं के थोड़े थोड़े अंतर पर जो है आपको समझ के साथ करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तो आसानी से उसका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा, भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य की गद्य परंपरा का जनक माना जाता है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न देखने को मिला है। हिंदी साहित्य की जो गद्य परंपरा है उसका जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। भारतेंदु जी का उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। ये उपन्यास जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना गया है। किस विद्वान के अनुसार माना गया है, क्योंकि हम जब तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हैं तो जितने भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम जो है बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो किस विद्वान के अनुसार माना गया है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किस उपन्यास को माना। तो ये आप लोगों को आज के लिए ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आपको बताना है भारतेंदु जी द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किस विद्वान द्वारा माना गया। तो आपको लोगों को विद्वान का नाम लिखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है। सर्वमुख नामक जो एक बनिया है उसकी कथा जो है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है, किस उपन्यास में इसका उल्लेख किया गया है, तो आंसर होगा हमारा देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी सर्वमुख नामक बनिया देवरानी जेठानी की कहानी का एक प्रमुख पात्र है। और इसमें जो है देवरानी जेठानी की कहानी जो है तत्कालीन समाज का चित्रण इसमें दर्शाया गया है। पूर्ण जागरण चेतना से जुड़ा उपन्यास है। नारी स्थिति का वर्णन है। बाल विवाह, नारी शिक्षा, बंटवारा आदि से जुड़ा ये सामाजिक यथार्थता को इसमें दर्शाया गया है। तो ये उपन्यास आप लोगों ने आई होप पढ़ भी रखा होगा, क्योंकि एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में इस उपन्यास को इंक्लूड किया हुआ है। तो आप लोगों को जो है इस उपन्यास की कथा, वस्तु या समीक्षा
अवश्य ही पढ़ी होगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस उपन्यास के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख पात्र है, क्या इसकी कथा वस्तु रही है, क्या किन समस्याओं को इसमें दर्शाया गया है। वैसे हम जो है सभी उपन्यासों को जब पढ़ेंगे एनटीए नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार, तो अच्छे से हम समझ बेस के साथ करते हुए चलेंगे। उसकी समीक्षा वगैरह उसके उद्देश्य सभी तथ्यों को, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करेंगे। तो इस उपन्यास के लेखक कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी के उपन्यास के लेखक है पंडित गौरीदत्त और प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी। इसे बहुत से विद्वान हिंदी का प्रथम उपन्यास भी मानते हैं। पात्र है इस उपन्यास के देवरानी जेठानी की कहानी के, एक तो हमने प्रश्न में पढ़ा ही था सरवमुख, जो कि बनिया है, सरवमुख जो लाल बनिया है, और छोटे लाल, ये लाल शब्द भाई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण इंक्लूड है। तो सरवमुख जो कि एक बनिया है, फिर है छोटे लाल इनका सरवमुख का छोटा बेटा है, फिर है छोटी बहू जो है छोटे लाल की पत्नी है, फिर है दौलतराम छोटे जो सरवमुख है इनका बड़ा बेटा है, ये ध्यान रखना भी आपको। और जो ज्ञानू है ये दौलतराम की पत्नी है जो कि बड़ी बहू है, और इनके अलावा इनके बच्चे भी है। जो बच्चों के पात्र जो है उनके नाम इतने प्रमुख नहीं है पात्रों में, तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। और अन्य ऑप्शनों के अनुसार जब हम और अन्य उपन्यास और उपन्यासकारों को देखें तो निशाई हिंदू ऑप्शन में दिया हुआ है, तो निशाई राधा कृष्ण दास जी दिए हुए हैं भाई। इनका उपन्यास है निशाई हिंदू, जो कि गोवध समस्या पर आधारित जो उपन्यास है, यानी गोवध की समस्या का निवारण पर आधारित उपन्यास कौन सा माना जाता है, कई बार हमें प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये है निशाई हिंदू, जो कि राधा कृष्ण दास जी द्वारा 1890 में लिखा गया। फिर है भाग्यवती, जो कि सरदाराम फुलोरी जी द्वारा 1877 का उपन्यास है। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय जी द्वारा 1872 का उपन्यास है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? तो जितने भी हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत विद्वान हुए हैं उनके ग्रंथों को भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और उनके समय को भी, उनका जो समय है उनका जन्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले मुख्य बिंदु जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ ही रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है अरस्तु जी का ग्रंथ इनमें से कौन सा है? रिटोरिक नाम का जो ये ग्रंथ है ये अरस्तु जी का है, और अन्य ग्रंथ जो है अरस्तु जी के नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और देख लेते हैं अरस्तु जी के रिटोरिक के अलावा और अन्य ग्रंथ। एक है पेरिपोइतिकेश और तेखनेश और रिटोरिकेश और वसीयतनामा, ये सभी ग्रंथ जो है अरस्तु जी के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ग्रंथ है पेरिप्सूस जो नाम से लॉन्गजाइन्स का इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इलियड जो है ये होमर जी का ग्रंथ है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि निम्नलिखित में से जो है आप सभी को पता है छायावादी कवि पंत जी रहे हैं। छायावादी कवि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का जो संकलन है वो चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। चिदम्बरा पर इन्हें जो है भाई भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1968 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में इनकी रचना कला और कूड़ा चांद पर प्राप्त हो चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पंत जी को जो है काफ़ी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और इनके अलावा इनकी अन्य काव्य कीर्तियाँ देख लेते हैं। एक है उच्छावास, जो कि क्रम वाइज लगाने का भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। इन रचनाओं को आपको इनके प्रकाशन सहित ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? रूपक रहस्य ग्रंथ निम्नलिखित में से श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है। श्याम सुंदर दास जी के और अन्य ग्रंथ जब देखते हैं तो जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता श्याम सुंदर दास है। अन्य रचनाएं इनकी
नागरी वर्णमाला 1896, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है भाई हिंदी कोविद रत्नमाला इम्पोर्टेंट है। और साहित्य लोचन भी काफ़ी बार पूछा जाता है 1922 में। भाषा विज्ञान और भाषा रहस्य, ये ग्रंथ जो है श्याम सुंदर दास जी के हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, सौंदर्य अलंकार। सौंदर्य अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो ये कथन जो है वामन जी द्वारा कहा गया है सौंदर्य अलंकार। तो देख लेते हैं, सौंदर्य अलंकार कथन आचार्य वामन जी का है। और इनके अलावा दंडी जी ऑप्शन में दिए हुए हैं, भामा जी को दिया हुआ है। तो इनके जो पंक्तियां हैं, इनके जो कथन हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो शरीरम तावदृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो ये कथन किसका है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है भाई दंडी जी का। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये जो है ये भामा जी की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव विषमय है? तो विषमय नामक स्थायी भाव निम्नलिखित में से किस रस का है? तो आपको ध्यान रखना है, जो विषमय जो स्थायी भाव है वो अद्भुत रस का स्थायी भाव माना जाता है। तो देख लेते हैं सभी रसों के स्थायी भाव को यहाँ पर। तो क्योंकि जब हम बार बार रिवीजन करेंगे सभी तथ्यों की, तो आपको अच्छे से याद रहेंगे और आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देख लेते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, दोबारा से आ गया भाई प्रश्न नंबर 7। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? इनमें से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है? तो इनमें से उत्साह निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। और अन्य निबंधों की जब हम बात करें, इनके निबंधकारों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं और शुक्ल जी के और अन्य निबंधों को भी देख लेते हैं। उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। इनके अन्य निबंध है करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और कल्याणी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कविता क्या है। ये सभी निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। पवित्रता निबंध जो है अध्यापक पूर्ण सिंह जी का है। ये आपको ध्यान रखना है। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध का क्या नाम है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है? वो है अध्यापक पूर्ण सिंह जी का निबंध पवित्रता। मोरेसिसी मोहे कुठाव नामक निबंध जो है चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने लिखा है। और इसके अलावा हमारा एक निबंध और रह जाता है ऑप्शन में, ये हमारी बै की बहार, ये जो है प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखा गया निबंध है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने जो है शारीरिक अंगों को शारीरिक अंगों के आधार पर, जैसे शारीरिक अंगों के नाम दे करके निबंधों के नाम दे करके निबंध लिखे हैं। जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखे हैं भौं, नाक, आँख, पेट, मुंह, दांत आदि जो ये निबंध है, इन नामों से जो शारीरिक अंगों के नामों के आधार पर जो निबंध लिखे गए हैं वे प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा ही लिखे गए हैं। और बै की बहार निबंध भी जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का ही निबंध है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? रामदहिन मिश्र जी का जो प्रमुख ग्रंथ है काव्य विमर्श, ये ग्रंथ इन्होंने जो है 1951 में लिखा। इसका प्रकाशन वर्ष 1951 है। इनकी प्रमुख अन्य कृतियाँ रामदहिन मिश्र जी की काव्यलोक 1940, काव्य दर्पण 1947, काव्य में प्रस्तुत योजना 1950। उसके बाद देखते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? इनमें से हिंदी नवरत्न के लेखक है मिस्र बंधु जी। आंसर यहाँ पर भाई हमारा गलत है, सी आएगा। ये ऑप्शन में ही गड़बड़ हो रखी है। तो आंसर होगा हमारा भाई मिस्र बंधु। तो आप देख सकते हो। तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिस्र बंधु जी रही है। यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया। इस ग्रंथ में जो है मिस्र बंधु जी ने निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया है। देख लेते हैं
ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हिंदी नवरत्न ग्रंथ में कौन सा लेखक का नाम जो है हिंदी नवरत्न निबंध में शामिल है या नहीं है। इस प्रकार से मिश्र बंधुओं जी द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी नवरत्न, इसमें कौन कौन से लेखकों को स्थान दिया गया है। इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी नवरत्न निबंध में इसमें स्थान मिला है, और मासूर दास जी को महाकवि देवदत्त, महाकवि बिहारी लाल भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, कबीरदास, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके बाद इनके और अन्य ऑप्शनों के अनुसार देखें तो पद्म सिंह वर्मा जी का जो है लाल बिहारी सतसई, इन्होंने एक तुलनात्मक रचना लिखी है, तुलनात्मक अध्ययन किया है इस रचना का। और उसके बाद भगवान दीन जी द्वारा लिखा गया बिहारी और देव, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा लिखा गया घनाक्षरी नियम रत्नाकर। तो ये सभी रचनाएं इन रचनाकारों के अनुसार दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में जब हम बात करें कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है। कलम का मजदूर जीवनी के लेखक निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया कलम का मजदूर जीवनी, प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कलम का मजदूर जीवनी 1968 में, और मदन गोपाल जी ने लिखी। प्रेमचंद जी की जीवनी है भाई, ये तो प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखी गई, प्रेमचंद जी की जीवनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये प्रश्न में पूछा गया है कि कलम का मजदूर जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। तो ये प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है, ध्यान रखना है। थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ हो गई भाई, थोड़ी सी शब्द इधर उधर हो गए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आपको ध्यान रखना है कलम का मजदूर जो नामक जीवनी है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित 1964 में मदन गोपाल जी द्वारा लिखी गई जीवनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मुंशी प्रेमचंद पर लिखी गई अन्य जीवनियाँ है कलम का सिपाही 1962 में अमृत राय जी ने लिखी, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखी 1944 में, जो कि प्रेमचंद जी की ही पत्नी रही हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल क्या रहा। तो अपभ्रंश भाषा निम्नलिखित में से भैया अपभ्रंश भाषा का जो समय है वो क्या रहा। तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक की जो समय है वो अपभ्रंश भाषा का काल माना जाता है। और भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम हम जब देखते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों शामिल है। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक का 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आएगा, और लौकिक संस्कृत में 1000 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का समय जो है लौकिक संस्कृत में आएगा। और उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाओं का जो समय है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाएं शामिल है। पाली का समय 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, प्राकृत का समय 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो समय है वो आधुनिक आर्य भाषाओं का समय रहा। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। इनमें से कौन सा उपन्यास जो है काशीनाथ सिंह का है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रेहन पर रघु। रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। एक ब्रेक के बाद जो उपन्यास है वो है अलका सारवागी का। चाह का उपन्यास है वो मैत्री पुष्पा जी का है। ग्लोबल गांव का देवता जो है रणेंद्र जी का है। उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है। तो धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है ये सूरज का सातवां घोड़ा। तो देख लेते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा जो रचना है धर्मवीर भारती जी की है, और गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा 1952 की रचना है ये इनकी।
गुनाहों का देवता का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ। यह चंद्र और शोधा के किशोर और भावुक प्रेम की कहानी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 14, आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? तो आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी निम्नलिखित में से जो है शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित जीवनी है। ये बंगला साहित्यकार हुए हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी। इसके जीवन पर आधारित जो जीवनी है आवारा मसीहा, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, बसंती कड़िया और गुनाहों का देवता। झरोखे, बसंती कड़िया तीनों उपन्यास भीष्म साहनी जी के हैं, लेकिन गुनाहों का देवता अभी हमने पढ़ा था धर्मवीर भारती जी का 1949 में हिंदी उपन्यास है। और ये कहानी, इसकी कहानी जो है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इलाहाबाद पर आधारित है। और कहानी के 4 प्रमुख पात्र हैं, चंद्र, शोधा, विंटी और पम्मी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 16, नागार्जुन जी द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से जो है वरुण के बेटे हैं। वरुण के बेटे हिंदी और मैथिल के जाने माने कवि उपन्यासकार नागार्जुन का एक लघु उपन्यास है। और नागार्जुन ने इस उपन्यास के माध्यम से मछुआरों की जीवन शैली, उसके रहन सहन और उन सरोकारों की ओर झांकने का प्रयत्न किया है जिनसे उसकी रोजी रोटी की बुनियाद जुड़ी है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? माटी की मूर्ति के लेखक निम्नलिखित में से रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा माटी की मूर्ति जो लिखी गई रचना वो एक शब्द चित्र संग्रह माना जाता है। ये शब्द चित्र संग्रह विधा की रचना है जिसमें लेखक ने जीवन के विविध रंगों को रेखांकित करते हुए शब्द चित्र के माध्यम से जीवन की विविधता का वर्णन किया है। रास पंचदाई की छंद में लिखी गई रचना है। नंददास जी द्वारा लिखी गई रास पंचदाई निम्नलिखित में से रोला छंद में लिखी गई रचना मानी जाती है। इसके लेखक कौन है? नंददास जी, जो कि अष्टछाप के सबसे छोटे लेखक माने जाते हैं, यानी कि सबसे कनिष्ठ लेखक पूछे जाए अष्टछाप के तो वो नंददास जी है, और सबसे वरिष्ठ पूछे जाए तो कुमनदास जी माने जाते हैं। तो रचना काल 1553 से लेकर 1583 के बीच का माना गया है। इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन कोमल पदावली में किया गया है, संगीतात्मक पदावली में किया गया है। इसमें इसे जो है हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है हिंदी का गीत गोविंद निम्नलिखित में से किस रचना को कहा जाता है? तो रास पंचदाई को कहा जाता है, जो कि नंददास जी द्वारा लिखी गई है। कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो इनमें से कमलेश्वर जी की कौन सी कहानी नहीं है? तो राजा निर्बंशिया, मांस का दरिया और कस्बे का आदमी, ये तीनों के तीनों कहानियाँ कमलेश्वर जी की है। एक और जिंदगी जो है मोहन राकेश की कहानी है। मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक और जिंदगी कहानी जो है 1961 में लिखी, मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई। और राजा निर्बंशिया 1957 की, कस्बे का आदमी 1958, मांस का दरिया 1966, जो ये है कमलेश्वर जी की प्रमुख कहानियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सी कीर्ति वृंदावन लाल वर्मा जी की है? तो इनमें से जो है भुवन विक्रम जो कीर्ति जो है वृंदावन लाल वर्मा जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पर देखें तो भुवन विक्रम 1957 में वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। गोदान 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 का भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। यही सच है 1966 मनु भंडारी जी की रचना है, यानी कि उनका उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 21, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो इन कहानी संग्रह का सही अनुक्रम के आधार पर जब हम देखें तो सबसे पहले आएगा फांसी, जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित 1929 में। फिर बिखरे मोती, ये सुभद्रा कुमार चौहान जी की है 1932 की। फिर है सतमी के बच्चे, ये राहुल सांस्कृत्यायन की 1935 की रचना है। फिर है दो बांके, भगवती चरण वर्मा जी की
1936 की रचना है। इनको आपको फिर से बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपके सामने जब परीक्षा में इसी प्रकार से के प्रश्न देखने को मिले तो आसानी से उनका आंसर आप जो है कर सको। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित में इनके सही अनुक्रम बताना है हमें। जन्म काल के अनुसार इन साहित्यकारों का जो समय क्या रहा, तो सियाराम शरण गुप्त का नाम आता है पहले। 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। फिर सोहनलाल द्विवेदी जो है, सोहनलाल द्विवेदी 1906 में जन्म हुआ इनका। और फिर श्याम नारायण पांडे जी आते हैं। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम ऑप्शनों इनके सॉल्यूशन को। सबसे पहले आएगा सियाराम शरण गुप्त 1895, फिर सोहनलाल द्विवेदी 1906 और सियाराम शरण पांडे 1907, रामधारी सिंह दिनकर 1908। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित दैनंदिनियों यानी कि डायरियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो डायरियों के अनुसार हम देखें तो सबसे पहले दैनंदिनी यानी कि राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई डायरी है। इसका अर्थ भी डायरी होता है भाई। 1885 में डायरी के कुछ पन्ने लिखे घनश्याम बिरला ने 1940 में। फिर मेरी कॉलेज डायरी लिखी धीरेन्द्र शर्मा ने 1954 में। फिर प्रवासी की डायरी लिखी हरिवंश राय बच्चन जी ने। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि की घोषणा की गई? तो सही आंसर होगा हमारा 343 के अनुसार। भारतीय संविधान के अंतर्गत 343A के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। ये धारा 343 एक सेकेंड भाई, ये थोड़ा 343 में ये कहा गया भाई। 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ये कहा गया। लेकिन धारा 343(2) में अंग्रेजी को एकाधिकार कार्य के उपयोग संविधान आरंभ होने की तिथि के 15 वर्ष यानी कि 25 जनवरी 1965 तक की अवधि तक जो है जारी रखने के लिए कहा गया। और धारा 343(3) में जो है संघ को जो है 25 जनवरी 1965 के बाद की आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने के लिए कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। राजभाषा अधिनियम 363 संशोधित जो है, जो कि 367 में संशोधित किया गया कि धारा 3(2) के अनुसार जो है 25 जनवरी 1965 के बाद की जो आधिकारिक कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने की बात कही गई। इस अधिनियम में यह भी बताया गया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 26। ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की नाम से रचना लिखी है कृष्णा शोभती जी ने। कृष्णा शोभती की कहानी बादलों के घेरे में 1980, सिक्का बदल गया और यारों के यार 1967, तीन पहाड़, ए लड़की आदि जो है ये रचनाएं जो है कहानियाँ हैं कृष्णा शोभती जी की है। लेकिन मैत्री पुष्पा जी की कहानियाँ है चिन्हार, ललमनिया और गोमा हस्ती है, जवाबी कागज आदि जो है ये मैत्री पुष्पा जी की कहानियाँ हैं। मनु भंडारी जी की कहानियाँ हैं मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीत चुंबन, त्रिशंकु, बंद दरवाजे के साथ, ये सभी जो है मनु भंडारी जी की कहानियाँ हैं। उसके बाद ममता कालिया जी की कहानियाँ छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत और जांच अभी जारी है, मुखौटा, ये सभी कहानियाँ जो हैं किसकी है? सभी कहानियाँ जो है ममता कालिया जी की है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप सभी को पता है तोताई हिंद नाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो।
तूतिए हिंद, तोताए हिंद, तोताए हिंद आदि जो है अमीर खुसरो जी को के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। ये कवि आदिकाल के प्रमुख कवि हुए हैं। अमीर खुसरो जी पहेलियाँ, मुकरिया, गीत आदि, दो सुखने आदि संबंधी रचनाएं इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, परिभाषा आदि का ज्ञान इनको रहा था। संगीतक थे ये और खड़ी बोली हिंदी को पहचान दिलाने वाले प्रमुख कवियों में स्थान आता है इनका। और रचित ग्रंथ है इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ है खालिक बारी, जो कि खड़ी बोली का ग्रंथ है इनका। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दो सुखने, गज़ल आदि इनके द्वारा लिखी गई। गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया और जो है उपाधि इनको मिली थी हिंद की तूती। और तबला, सितार आदि के ये जो है आविष्कारक भी माने जाते हैं। वाद्य यंत्रों के आविष्कारक माने जाते हैं ये। और राम कुमार वर्मा जी द्वारा कहा गया कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है भाई कि ये हिंदी के प्रथम अवधि कवि माने गए हैं राम कुमार वर्मा जी द्वारा। अमीर खुसरो को ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, इनमें जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये कथन कहा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किसका कथन है? तो अमीर खुसरो जी द्वारा ये कथन कहा गया है। और इनकी ये कुछ प्रमुख पंक्तियाँ हैं, इनको भी आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। बरवे छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया? तो बरवे छंद में जो निम्नलिखित में से जो है नायिका भेद का निरूपण करने वाले जो रहीम जी हुए हैं। तो रहीम जी बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में नायिका भेद का जो सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। और इनमें भिन्न भिन्न नायिकाओं को केवल उदाहरण दिए गए हैं। माया शंकर याज्ञिक ने काशीराज पुस्तकालय और कृष्ण बिहारी मिश्र के पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इसका संपादन भी किया है। रहीम ने बरवे छंदों में गोपी विरह वर्णन भी किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29। मैं कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है। मैंने कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं। यह आख्यान किस कवि ने दिया? तो ये आख्यान जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने प्रिय प्रवास रचना के अंतर्गत दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इनका पहला खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। उसके बाद इस ग्रंथ पर हरिओत जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन ने है इस ग्रंथ पर जो है मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया और साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी जो है अलंकृत की गई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30। आज की क्लास का भाई हमारा अंतिम प्रश्न है ये, और नेक्स्ट प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये जो पंक्तियाँ हैं निम्नलिखित में से किस कवि की है? तो निराला जी की ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं। प्रमुख का जो पंक्तियाँ निराला जी की राम की शक्ति पूजा से ली गई है। तो प्रमुख काव्य कीर्तियाँ जो निराला जी की प्रमुख काव्य कीर्तियाँ जो कि परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, उनमें शामिल है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज समृति, कुकुरमुत्ता, अनामिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला आदि। उपन्यासों में शामिल है अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया और कहानी संग्रह इनके चतुरी चमार, सुकुल की बीबी। निबंध और आलोचनाएं हैं इनकी रविंद्र कविता कानन, चाबुक, प्रबंध पराग आदि जो है ये सभी इनकी निबंध व आलोचनात्मक कीर्तियाँ हैं। आज की क्लास के लिए भैया आज के 30 प्रश्न हमारे हो गए। तो नेक्स्ट हमारे 20 प्रश्न हमारे रहते हैं, उनको हम जो है फिर मैराथन क्लास का भी करेंगे। तो उनको भी शामिल करते हुए सभी प्रश्नों की मैराथन क्लास करने की हम कोशिश करेंगे। तथ्यों के बार रिवीजन ही आप और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए
अधिक से अधिक बार तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस भी परीक्षा के अंतर्गत, चाहे DTET प्लस BT GT PGT परीक्षा हो, या UP TGT PGT की परीक्षा हो, या LT ग्रेड की परीक्षा हो, या MP TET वर्ग 2 की परीक्षा हो हिंदी संबंधी, या फिर हिंदी संबंधी UGC नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो आज की क्लास के लिए केवल हम 20 प्रश्नों को ही हमने विद सॉल्यूशन के साथ किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना रिस्पॉन्स जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया करो भाई, कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होगी, उपयोगी होगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी किया करो और साथ में कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिले। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, फिर एक से बार से फिर दोबारा से कि पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।